Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our second lecture of chapter number 1, cell structure and function. In this lecture, we will study about the cell wall, cell membrane and cytoplasm. And also we will discuss some important MCQs related to these topics. First come towards the cell wall. What is cell wall? Cell wall is present only in plant cells. It is the outermost boundary of plant cell. प्लांट सेल में जो सबसे बाहर की तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे कहा जाता है सेल वॉल। और इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को डिस्कवर किया था बिफोर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट की डिस्कवरी से पहले रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को डिस्कवर कर लिया था इन 1665। सेल वॉल हमारे पास जो प्लांट सेल होता है उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो इसे क्या कहा जाता है, सेल वॉल। एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, एब्सेंट इन एनिमल सेल। अब ये प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट है और एनिमल सेल में क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते, वो मोटाइल नहीं होते, वो एक जगह पे फिक्स होते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। एनिमल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, एनिमल्स ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स ख़ुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्लांट्स कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते। तो इस वजह से इनको एक एक्स्ट्रा लेयर इनके सेल्स को प्रोवाइड की गई है टू प्रोटेक्ट देयर सेल्स इन सिवियर कंडीशन या फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, फंजा एंड प्रोकैरियोट्स व्हाइल एब्सेंट इन एनिमल सेल। इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। इनकी जो थिकनेस होती है वो हर एक उसकी स्पीशीज़ या हर एक प्लांट के डिफरेंट होती हैं। हर एक उसका जो सेल वॉल होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक सेल का जो होता है सेल वॉल डिफरेंट होता है। हर एक स्पीशीज़ का जो सेल वॉल होता है उसकी कॉम्पोजिशन भी स्लाइटली डिफरेंट होती है एक दूसरे से। इसे कौन सिक्रेट करता है? इट इज़ सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिक्रेशन करता है और इन्हीं सिक्रेशन की वजह से फिर क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन है कि सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की बात हमने की थी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल सिक्रेट होते हैं जो कि सेल वॉल को बनाते हैं। सेल वॉल जो होता है वो नॉर्मली जो प्लांट का होता है वो किस चीज़ से बनता है, प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो बनता है सेलुलोज से। प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनता है, वो बनता है सेलुलोज से। जबकि जो फंजाई का सेल वॉल है वो किस चीज़ का बनता है, वो बनता है काइटिन से। ठीक है, और जो प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल है वो किस से बनता है, वो बनता है पेप्टिडोग्लिकेन से। पेप्टिडोग्लिकेन से बनता है। ठीक है, तो इनकी कॉम्पोजिशन अगर आप देखें तो डिफरेंट है। प्लांट्स की सेल वॉल डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, जबकि फंजाई की सेल वॉल की कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। प्लांट्स की बनती है सेलुलोज से, जब फंजाई की बनती है काइटिन से, जबकि प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल बनती है पेप्टिडोग्लिकेन से। अगर हम सेल वॉल की स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, इट हैज़ 3 मेन लेयर्स। कौन कौन से हैं? प्राइमरी सेल वॉल होता है, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। ये 3 लेयर्स होते हैं जिनसे मिलके बनता है पूरा एक सेल वॉल। अगर आप इस फिगर में देखें तो आप इसको इसमें दिखाई देगा कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हमारे पास क्या है, मिडल लैमेला। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल और लास्ट में हमारे पास इनर साइड पे क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इधर पर क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। अब जब हमारे पास अगर सीक्वेंस देखा जाए कि इनसाइड से आउटसाइड क्या सीक्वेंस है, तो अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है कि सेल वॉल की जो अरेंजमेंट है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो वो हमारे पास किस तरह होगी, इनसाइड टू आउटवर्ड। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इनसाइड पे हमारे पास आएगा सेकेंडरी सेल वॉल, क्योंकि वो सेल के इनर साइड प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी के बाद हमारे पास आएगा प्राइमरी और प्राइमरी के बाद हमारे पास आउटसाइड पे आ जाएगा मिडल लैमेला। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अगर आपको दिया जाए कि
अगर हम इनवर्ड टू आउटसाइड देखते हैं, इनसाइड से हम आते हैं टूवर्ड्स आउटसाइड, तो हमारे पास जो 3 लेयर्स है सेल वॉल की, उनकी अरेंजमेंट किस तरह होती है। तो सबसे इनर मोस्ट हमारे पास प्रेजेंट होता है सेकेंडरी सेल वॉल, देन हमारे पास आता है प्राइमरी सेल वॉल, और जब आउटर मोस्ट लेयर है वो हमारे पास क्या है, मिडल लैमेला। पहले आते हैं प्राइमरी वॉल की सेल वॉल की तरफ। व्हाट इज़ प्राइमरी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल जो है वो हमारे पास होता है ट्रू सेल वॉल। इसे क्या कहा जाता है? ट्रू सेल वॉल। और ये सेल वॉल किससे बनता है? फॉर्म्ड इन अ डेवलपिंग सेल, जो कि यंग सेल्स होते हैं उनमें ये प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यंग सेल में सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। जब प्लांट्स मेच्योर हो जाता है तब उसमें सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाता है। इसकी जो थिकनेस है, जो इसकी एवरेज थिकनेस है वो हमारे पास है 1 to 3 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। एवरेज इसकी थिकनेस हमारे पास क्या है? 1 to 3 माइक्रोमीटर। ठीक है। हर एक सेल जो होता है, चाहे वो यंग हो या वो ओल्ड सेल हो, उनमें प्राइमरी सेल वॉल मस्ट प्रेजेंट होता है। मीन्स कि ईच सेल प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इनर टू द मिडल लैमेला। यहाँ पर आप देखिए ये मिडल लैमेला है, इसके इनसाइड पे क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इनसाइड द इनर टू द मिडल लैमेला। जो मिडल लैमेला है, ये जो आपके हम देख सकते हैं, इसके इनर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसमें इधर डालें क्रिस्टलाइन, और ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और साथ में हमने क्या कहा कि क्या होता है हमारे पास? स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है, ये इलास्टिक होता है। इसकी जो कंपोजिशन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है? सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल। तो प्राइमरी सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो क्या है कि ये माइक्रोफाइब्रल से बनता है, और इन माइक्रोफाइबर की जो अरेंजमेंट होती है वो हमारे पास क्रिस क्रॉस की शेप में होती है, और यही क्रिस क्रॉस की वजह से क्या करता है? इसकी शेप को मेंटेन रखता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ पॉलीसेकेराइड्स और हेमीसेलुलोज। अब हेमीसेलुलोज क्या है? हेमीसेलुलोज हमारे पास होते हैं ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम CHO लिख लेंगे। ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर्स से। मीन्स इनमें जो मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होंगे। कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर मीन्स कि ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर से मिलके बनता है। मोनोमर्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। तो जो हेमिसेलुलोज में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? उसमें जो मोनोमर्स होंगे ये डिफरेंट टाइप के होंगे। सेलुलोज माइक्रोफिब्रल्स आर अरेंज इन क्रिस क्रॉस मैनर। ये इनकी अरेंजमेंट किस तरह होती है? क्रिस क्रॉस शेप में होती है, जिस तरह आपको ये दिखाई दे रहा है क्रिस क्रॉस की शेप में, और इसी वजह से सेल की शेप मेंटेन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड पे क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल लेड डाउन इनसाइड द प्राइमरी वॉल। इसकी थिकनेस हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू, अगर प्राइमरी देखें तो हमारे पास है 1 to 3, जबकि हमारे पास जो सेकेंडरी है वो है 5 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है। ये भी क्रिस्टलाइन होता है, ऑप्टिकली हमारे पास क्या होता है? एक्टिव होता है। लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल होती हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है, इलास्टिक नहीं होती, इस वजह से ये फर्दर ग्रोथ भी नहीं कर सकता। इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप एंड सपोर्ट टू दी सेल। इसमें भी जो माइक्रोफिब्रल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट सेम होती है क्रिस क्रॉस मैनर में। ठीक है। इनकी अरेंजमेंट किस तरह होती है? क्रिस क्रॉस मैनर में होती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ सेलुलोज, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, मिनरल सॉल्ट्स, हेमीसेलुलोज और साथ में हमारे पास है कुछ मिनरल सॉल्ट्स। हेमीसेलुलोज और मिनरल सॉल्ट में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम हमारे पास होता है, पोटेशियम, और साथ में सिलिका भी होता है थोड़ा सा। ठीक है। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन है कि सेकेंडरी सेल वॉल किससे बनता है? सेकेंडरी सेल वॉल बनता है सेलुलोज से। कुछ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड भी इसमें मौजूद होते हैं। हेमी सेलुलोज होता है, और साथ में कुछ मिनरल सॉल्ट होते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, और साथ में हमारे पास क्या है? पोटेशियम, और कुछ में सिलिका भी मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है प्रेजेंट
आउटसाइड द प्राइमरी वॉल, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है। इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, 1 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। और इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, जब हमारे पास सेल्स अरेंज होते हैं इस तरह से, लेयर्स की फॉर्म में सेल अरेंज होते हैं, तो उन सेल्स के दरमियान ये जो स्पेसेस होते हैं, इन स्पेसेस को फिल किया जाता है बाय मिडल लैमेला। मीन्स ये दे एक्ट एज अ सीमेंट। मिडल लैमेला है, इट एक्ट एज अ सीमेंट, सीमेंट की तरह काम करता है। अगर आप देखें तो ब्रिक्स को जब हम लगाते हैं दीवार पे, तो वो ब्रिक्स को कौन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, तो उसके दरमियान हम सीमेंट यूज़ करते हैं। तो मिडल लैमेला को हम यूज़ करते हैं सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में, जब हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट सेल्स आपस में कनेक्ट होते हैं इस तरह से, ठीक है। जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उसमें ये जो फिलिंग होती है ये होती है मिडल लैमेला की। एंड इट इज़ क्या होता है हमारे पास कॉमनली लिग्निफाइड। इसमें लिग्निफाइड मीन्स ये क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है लिग्निन, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, लेगनीन प्रेजेंट होता है। लेगनीन्स की इसमें लेयर्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि हमारे पास क्या है, इट्स कॉमनली लेग्निफाइड। तो इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने पढ़ लिया था कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है हमारे पास, इट सीमेंट्स टुगेदर द वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स। नेबरिंग सेल्स के जो वॉल्स होते हैं ये उनको आपस में कनेक्ट करता है या इसको सीमेंट करता है। और ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, वुडी टिश्यूज़ में। जो वुडी टिश्यूज़ होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, और कॉमनली क्या होता है, लिग्निफाइड होता है। मीन्स इसमें लिग्निन की डेपोजिशन हुई होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल तो हो गया कि हमारे पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, फंजा, प्रोकैरियोट्स में, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। इसके 3 मेन लेयर्स होते हैं, और 3 मेन लेयर इसके कौन कौन से हैं, मिडल लैमेला है, प्राइमरी वॉल है और सेकेंडरी वॉल है। और हर एक डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शन क्या है, इनकी प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, और ये प्रेजेंट होता है बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो एनिमल सेल्स होते हैं ये उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जबकि प्लांट सेल में ये आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि प्लांट में आउटर मोस्ट सेल वॉल होता है, और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेयर होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। तो प्लांट में ये हमारे पास आउटर मोस्ट नहीं होता, जबकि एनिमल्स में ये हमारे पास है आउटर मोस्ट लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन एनिमल सेल it is the outermost boundary, while in plant cell it is present in the inner side of the cell wall. Present in both eukaryotic and prokaryotic cells. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनता है नॉर्मली प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन तीनों की रेशो डिफरेंट होती है। प्रोटीन्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है अप टू 60 to 80%, जबकि लिपिड्स हमारे पास 20 to 40% प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं और वो है 3 to 4%। तो ये तीनों चीज़ें प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अब इनकी अरेंजमेंट किस तरह हुई है, कि प्रोटीन किस तरह अरेंज हुए हैं सेल मेम्ब्रेन में, लिपिड्स किस तरह अरेंज हुए हैं और कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से अरेंज हुए हैं सेल मेम्ब्रेन में। इसके लिए बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स पेश किए थे कि इनके ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हुई हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है, ये जो मोस्ट एक्यूरेट है, वो हमारे पास क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था। और इस मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन्स और लिपिड्स की अरेंजमेंट होती है, लिपिड्स जो होते हैं वो 2 लेयर्स बनाता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। 2 लिपिड्स होती है, और इसके दरमियान क्या होते हैं, प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, कुछ सरफेस पे प्रेजेंट होती है और कुछ इसके अंदर एम्बेडेड होती है। जिस तरह एक सी होता है, मीन्स सी जिस तरह, तो सी किस चीज़ का हो गया, लिपिड्स का, और उसमें क्या करते हैं, प्रोटीन फ्लोट करते हैं, जिस तरह के फिशेस वगैरह होते हैं इस तरह। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ अ लिपिड बाय लेयर। लिपिड की कितने लेयर्स होंगे, इसमें 2 लेयर्स होंगी, एक ऊपर होगा और एक नीचे, और इसके दरमियान क्या करेंगे, प्रोटीन्स फ्लोट करेंगे, एम्बेडेड होंगे इन द बाय लेयर।
अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर, इसमें दो लेयर होंगे लिपिड के, इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, इसमें प्रोटीन्स क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे, लाइक सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। इधर आप फिगर देख सकते हैं, इस फिगर में हमारे पास है, ये देखिए इनसाइड ऑफ द सेल और ये हमारे पास है आउटसाइड ऑफ द सेल, और ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो आपको ये पर्पल कलर की नज़र आ रही है, ये जो आपको पर्पल कलर की, ये हमारे पास क्या है, लिपिड्स के दो लेयर है। ठीक है, ये हमारे पास है क्या है, लिपिड बाई लेयर। पर्पल कलर के जो आपको ये दिखाई दे रही है, हमारे पास दो लेयर्स है लिपिड के। इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, टू टाइप्स के मेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक इसके अंदर जो फ्लोट कर रहे होते हैं, जो आपकी इधर ये ब्लू कलर में आपको सारे प्रोटीन दिखाई देंगे, इसमें कुछ प्रोटीन इस तरह से फ्लोट करेंगे और कुछ प्रोटीन इसके सरफेस पे इस तरह अक्रॉस देयर सरफेस इस तरह से प्रेजेंट होंगे। और ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं अक्रॉस देयर सरफेस, दे एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, या इनको कहा जाता है कैरियर प्रोटीन्स। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो इनको क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट चैनल्स या जो कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। इसके अलावा आपको इधर नज़र आएगा, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यहाँ पर इसको लेबल भी किया गया है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास है, कार्बोहाइड्रेट्स और जो थे वो इसमें या लिपिड्स के साथ कंबाइन होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं। तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं इन दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज यूजुअली 7 नैनोमीटर इन थिकनेस। इसके टू लेयर्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड अरेंज इन सच वे दैट देयर हाइड्रोफोबिक एंड्स फेस ईच अदर। इसमें जो यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास जो पर्पल कलर का, ये अगर आप इसको देखें तो ये पर्पल कलर का जो है ये हमारे पास पूरा, और साथ में इसकी ये ब्राउन कलर की जो ये आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही है, तो पूरा हमारे पास किस तरह है, ये हमारे पास होता है इस तरह का फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो इसका ये जो एंड होता है, जो ये इनसाइड पे एंड है, ये हमारे पास है हाइड्रोफोबिक, और जो ये पर्पल कलर के आउटसाइड पे ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ पर इसी की बात की गई है कि जो दो लेयर्स होते हैं फॉस्फोलिपिड के, उनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि हाइड्रोफोबिक एंड्स जो होते हैं वो इनसाइड पे एक दूसरे को फेस करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखें इनसाइड पे दोनों को फेस कर रहे हैं, जबकि जो हाइड्रोफिलिक एंड्स होंगे आर प्रेजेंट ऑन दी सर्फेसेस। ये पर्पल जो है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं ऑन दी सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, इट इज़ एसिमेट्रिकल। Filaments of cytoskeleton are also present on the inner surface of membrane. क्या प्रेजेंट होता है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि सपोर्ट करता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। तो वो जो फिलामेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन के, वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो इनके एसिमेट्रिकल की यहाँ पर हमने बात की है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या होता है कि इनकी जो दो सरफेसेस हैं या दो हाफ्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, मीन्स देयर टू सरफेस एंड हाफ्स आर नॉट आइडेंटिकल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिकल। अगर इनके दोनों सरफेसेस या दो हाफ्स इक्वल होते तो इसे क्या कहा जाता था, इसे कहते हैं हम सिमेट्रिकल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या है, एसिमेट्रिकल, और इसमें प्रेजेंट होते हैं साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स जो कि प्रोटेक्शन या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, स्ट्रक्चर को, ताकि वो कोलैप्स ना कर सके, वो ब्रेक डाउन ना हो सके। जो इसकी स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स, और वो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। अब जो हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, थोड़ा सा हमने पढ़ भी लिया था कि जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल, एंजाइम्स एंड एंटीजन्स। ट्रांसपोर्ट चैनल की तो हमने बात कर ली थी कि ट्रांसपोर्ट चैनल में क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स चैनल की तरह काम करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को, ताकि उनको क्रॉस कर सके सेल मेम्ब्रेन के एक सरफेस से दूसरी तरफ। और कुछ हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, मीन्स के कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि चैनल के थ्रू क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं, उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं, और फिर उनको अपने साथ कैरी कर लेते हैं, और जो मेम्ब्रेन होता है उसकी सरफेस को ये क्रॉस करके इनसाइड से आउटसाइड आ जाते हैं, या आउटसाइड से इनसाइड की तरफ चले जाते हैं।
सम प्रोटीन्स आर इंजाइमेटिक इन नेचर, कुछ प्रोटीन्स हमारे पास क्या होते हैं, इंजाइमेटिक नेचर में होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एडेनाइलिन साइक्लेस, एडेनाइन साइक्लेस हमारे पास आ गया, एडेनाइलेट साइक्लेस। एडेनाइलेट साइक्लेस क्या फंक्शन होता है, ये कन्वर्ट करता है एटीपी को इनटू साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। और ये हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि फंक्शन करता है एज इंजाइम। वैसे भी अगर हम इंजाइम की बात करें तो इंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। लेकिन जो सारे इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं वो सारे के सारे इंजाइम नेचर के नहीं होते। मीन्स ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइमेटिक इन नेचर। कुछ हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स जो इंजाइमेटिक नेचर में होते हैं, जैसे हमारे पास है एडेनाइलेट साइक्लेस जो कि एटीपी को कन्वर्ट करता है इनटू साइक्लिक एएमपी। प्रोटीन आल्सो एक्ट एज रिसेप्टर्स, प्रोटीन्स जो होते हैं, कुछ प्रोटीन्स सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और वो रिसीव करते हैं सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और हर एक जो सिग्नल होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट है तो वो हर एक सिग्नल को रिसीव नहीं कर सकता। हर एक सिग्नल को स्पेसिफिक टाइप का क्या चाहिए होता है, रिसेप्टर, जिसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। और उसके साथ क्या होता है, बाइंड करता है, बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑन रिसेप्टर can bring about an intercellular response। हर एक जो सिग्नल होता है उसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिए होता है ताकि वो उसके साथ बाइंड कर सके, उनकी स्पेसिफिक शेप होती है। और फिर ये मैसेज जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस में, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा, इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन में जाएगा। It also acts as an antigens, some are antigens that recognize other cells। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं एज एन एंटीजन जो कि आइडेंटिफाई करते हैं अगर कोई भी सेल आउटसाइड से आता है और जो हमारे इम्यून सेल्स पे अटैक करता है तो उनको ये आइडेंटिफाई करते हैं। और उस टाइप के प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो एंटीजेनिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं उन वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है कि कितना फ्लूइड होता है, ज़्यादा फ्लूइड होगा या कम होगा, कंसनट्रेटेड होगा या ये डाइल्यूट होगा, तो इसको कंट्रोल करता है लिपिड्स। लिपिड्स में अगर हमने जो बात की है कि फॉस्फोलिपिड्स की जो बाय लेयर्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड बनता है फैटी एसिड से, उसमें फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स, तो वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स कम होंगे, सेचुरेटेड ज़्यादा होंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें फ्लूइडिटी कम होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की जो इनसाइड है। इसके अलावा क्या है, इट रिस्ट्रिक्ट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस की जो एंट्री होती है कि वो सेल के अंदर आते हैं या सेल से बाहर जाते हैं, तो उन्हें कौन कंट्रोल करता है, उन्हें कौन रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट करते हैं मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द लिपिड बाय लेयर। जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका क्या फंक्शन होता है कि वो लिपिड के दोनों लेयर्स को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको लिपिड्स जो हमारे पास होते हैं, ग्लाइको का वर्ड यूज़ होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हमारे पास लिपिड्स के लिए ही आता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन हो जाते हैं लिपिड्स के साथ तो क्या बनता है, तो हमें मिलता है ग्लाइकोलिपिड्स। इसी तरह जब कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन होते हैं प्रोटीन्स के साथ तो हमें क्या मिलता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलते हैं। अब ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के क्या फंक्शन है, इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि दे एक्ट एज अ सेल सरफेस मार्कर। किस तरह एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ सेल सरफेस मार्कर।
सेल सरफेस मार्कर की तो जब ये एक्ट करेंगे तो ये रिकॉग्नाइज करेंगे एक सेल को दूसरे सेल से, इन्वॉल्व इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन, उनको आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन से टाइप का सेल है और ये कौन से टाइप का रिसेप्टर आ रहा है या कौन से टाइप का ये सिग्नल आ रहा है। तो इस सेल सरफेस मार्कर के थ्रू ही क्या होंगी, इनकी रिकॉग्निशन होगी, पहचान होगी एक सेल की दूसरी सेल से। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं इन स्टिकिंग द करेक्ट सेल्स टुगेदर इन टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स से बनते हैं हमारे पास टिश्यूज़। अब जब ग्रुप ये सेल्स का कंबाइन होगा तो करेक्ट कॉम्बिनेशन को कौन प्रमोट करेगा या इनकी कौन हेल्प करेगा, जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो स्टिक करेंगे करेक्ट सेल्स को टुगेदर इन टिश्यूज। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइटोसिस। मेम्ब्रेन में जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, एंडोसाइटोसिस के लिए। एंडोसाइटोसिस में हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं, एक हमारे पास आता है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और दूसरा हमारे पास होता है पिनोसाइटोसिस। यहाँ पर ये भी जगह हो तो पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस में क्या होती है, ईटिंग ऑफ द सेल, जब सेल कोई लार्ज सॉलिड चीज़ को एंटर करता है इनसाइड द सेल तो उसे कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में जब सेल किसी लिक्विड को, इसको कहा जाता है ड्रिंकिंग ऑफ द सेल, जब किसी लिक्विड को एंटर करता है तो उसे क्या कहा जाता है, पिनोसाइटोसिस। तो और ओवरऑल इन दोनों प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स कि किसी भी मॉलिक्यूल को, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसको इनसाइड लेके जाते हैं सेल के तो उसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है, साइटोसिस मीन्स मूवमेंट, इनसाइड जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की फिर हमने दो टाइप्स पढ़ी, एक हमारे पास है फेगोसाइटोसिस, एक हमारे पास क्या है, पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स को अंदर किया जाता है, जबकि जो हमारे पास पिनोसाइटोसिस उसमें लिक्विड मटेरियल को एंटर किया जाता है, इसलिए इसको ड्रिंकिंग ऑफ द सेल कहते हैं और फेगोसाइटोसिस को ईटिंग ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम जनरली, ये तो हमने बात की प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की, इनका क्या रोल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। अगर जनरली हम देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है, जो आउटसाइड दी हमारे पास या इनसाइड जो सेल होता है उससे क्या कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो इसका एक फंक्शन हमारे पास क्या है, ये टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड जो इसका फंक्शन है वो हमारे पास है एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस। अगर सेल के अंदर डिफरेंट रिएक्शन होते हैं, उससे डिफरेंट वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो गया तो वो सेल पे बोझ बनेगा, तो उस बोझ को रिमूव करने के लिए कौन रोल प्ले करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होंगे सेल से उसको रिमूव कर लेंगे। सिक्रेट यूजफुल सब्सटेंसेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सिक्रेशन करते हैं जो कि सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि इट सिक्रेट यूजफुल सब्सटेंसेस टू जनरेट आयोनिक ग्रेडियंट एंड टू मेंटेन सूटेबल पीएच। सेल के अंदर का जो पीएच होता है या आयोनिक कंसंट्रेशन होती है उसको मेंटेन कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन करता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। और इसके अलावा ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, मींस जो हमने यहाँ पे कि एक्सक्रीट ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यूजफुल मटेरियल्स की भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल। जो ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल्स को, उसको ये मेंटेन रखना है जो हमारे पास होता है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये हर चीज़ के लिए परमिएबल नहीं होता। मीन्स हर एक मटेरियल को, हर एक मॉलिक्यूल को ये अलाउ नहीं करता कि वो सेल के अंदर आ जाए। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होती है इसको ये कंट्रोल करता है, इसको ये मेंटेन रखता है कि यूज़फुल मटेरियल अंदर आ सके और जो नॉन यूज़फुल मटेरियल है या हार्मफुल मटेरियल है वो अंदर ना आ सके। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म। सेल का हमने पढ़ा था कि सेल में हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, ये हमारे पास हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारे पास हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस। अब जो रिमेनिंग पार्ट रह गया ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो रेड कलर में आपको शो हो रहा है ये हमारे पास क्या है,
साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सारा जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जितना भी रीजन है, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। द लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की हमने पिछले स्लाइड्स में भी हमने इसकी बात की कि प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। इट इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये आपको गिवन भी है कि जो सेल का लिविंग पार्ट होता है वो हमारे पास होता है प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब हम पहले बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, उसके बाद हम आएंगे टूवर्ड्स न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में क्या क्या मौजूद होता है, क्या 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 इसमें प्रेजेंट होती है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये सारे हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म इज द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी रीजन है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इट इज़ प्रेजेंट बोथ इन ईओकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। दोनों में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या चाहे वो ईओकैरियोटिक सेल हो, दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक का सेल्स होता है उसमें ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जो कि सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, और ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं सिर्फ और सिर्फ ईओकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। Cytoplasm consists of different organelles which are absent in prokaryotic cell and present only in eukaryotic cell। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन डिफरेंस में हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, तो उसमें हम ये मस्ट मेंशन करते हैं कि इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, while in prokaryotic cell membrane bounded organelles are absent। साइटोप्लाज्म के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास सॉल्युबल पार्ट होता है, उसे कहा जाता है साइटोसोल। दूसरा हमारे पास इनसॉल्युबल पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन उसमें जो ऑर्गेनेलिज वगैरह आती हैं वो उसका इनसॉल्युबल पार्ट होता है। आउटर रीजन जो होता है हमारे पास वो जेल की तरह होता है। जो साइटोप्लाज्म का हमारे पास आउटर रीजन होता है वो किस शेप में होता है? वो जेल की तरह, जिस तरह जेली होती है ना उसकी शेप का होता है, इसलिए उसी पर क्या कहा जाता है? साइटोजेल। यहाँ पे साइटोसोल मीन्स की एक सोल्यूशन है। SOL किस लिए यूज़ हुआ है? साइटो का जो वर्ड है ये साइटोप्लाज्म के लिए, और जो SOL है ये सोल्यूशन या सॉल्युबल के लिए है। तो साइटोसोल वो पार्ट है जो हमारे पास क्या है? सोल्यूशन की फॉर्म में है या सॉल्युबल पार्ट है, जबकि जो हमारे पास जेल फॉर्म में है जो कि सॉल्युबल नहीं होता, वो हमारे पास क्या कहलाता है? साइटोजेल। ये हमारे पास एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो सबसे पहले आउटर लेयर है वो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जितना भी दरमियान जितना भी रीजन है, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो आपको ये ब्लू ब्लू सारा नजर दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है? साइटोसोल। ठीक है, और बाकी ये इसमें हमारे पास है डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो कि हम वन बाय वन आगे के लेक्चर्स में डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि एनी प्लांट सेल में हमारे पास जो वैक्यूल होता है वो लार्ज साइज़ का होता है। सेंटर में हमारे पास लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस को साइड पे पुश किया होता है इस वैक्यूल ने। और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें वैक्यूल स्मॉल स्मॉल प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूक्लियस को साइड पे पुश नहीं कर सकते। इट कंटेन्स ऑल फंडामेंटल बायोकेमिकल ऑफ लाइफ। साइटोप्लाज्म में वो सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं, जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए नेसेसरी होते हैं। वो सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन साइटोप्लाज्म। और सारे जो रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस या डिफरेंट जो रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि इट प्रोवाइड्स साइट to different metabolic processes. Small ions and molecules in cytosol form true solution। साइटोसोल की हमने बात की कि हमारे पास सॉल्युबल पार्ट होता है। अब इस सॉल्युबल पार्ट में जो 100% सॉल्युबल होते हैं, मीन्स जो स्मॉल आइंस होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो क्या बनाते हैं? एक ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, कम्प्लीटली इसमें सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व होते हैं।
जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली डिजॉल्व नहीं होते, तो वो कौन सा सोल्यूशन बनाते हैं? कोलॉइडल सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म कोलॉइडल सोल्यूशन। ऑर्गेनेलिस की अपने बात की कि इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी ऑर्गेनेल्स हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर इसलिए जिक्र हुआ है क्योंकि जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है इसमें माइक्रोफिलामेंट्स हमने कहा, माइक्रोफिलामेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट करते हैं, और इसी कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? मूव करती है। तो इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? साइक्लोसिस। जो मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की, उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया भी मूव करता है, और इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? दिस एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। अब हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। फर्स्ट वन हमारे पास है पॉलीसेकेराइड सेलुलोज इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ। पॉलीसेकेराइड सेलुलोज जो होता है वो कौन से लेयर का बिल्डिंग मटेरियल है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है प्राइमरी सेल वॉल का क्या है? ये बिल्डिंग मटेरियल है। प्लाज्मा द मिडल लेमेला ऑफ सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। मिडल लेमेला का सेल वॉल किस चीज़ से बनता है? मीन्स कि मिडल लेमेला जो होती है वो किस चीज़ से कंपोज बनती है? तो मिडल लेमेला बनती है पेक्टिन से। A special protein carrier in plasma membrane is। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास स्पेशल प्रोटीन कैरियर प्रेजेंट होता है और उसे कहा जाता है परमिएसिस। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं स्पेशल। जब हमने ट्रांसपोर्ट और कैरियर प्रोटीन्स की बात की है तो उसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है परमिएसिस, जो कि मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होके उन्हें कैरी करता है फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अनदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। उसका जो एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो है परमिएसिस। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। अगर आप कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।